द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं जड़ों की दुनिया में, पर जरा हट के अंदाज में, मतलब बिना मिट्टी के। हाँ, आज बात होगी हाइड्रोपोनिक्स की। और उन खास चीजों की जो पौधों को सहारा देती हैं जब मिट्टी होती ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मिट्टी ना भी हो, जड़ों को तो एक मजबूत नींव चाहिए ही है ना? उन्हें सिर्फ पानी और पोषक तत्व नहीं चाहिए होते, उन्हें चाहिए ऑक्सीजन और कोई भौतिक सहारा भी। और यहीं पर ग्रोइंग मीडिया काम आते हैं। एकदम सही, ये ग्रोइंग मीडिया ही वो बुनियाद बनते हैं। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये हावर्ड एम रेश की एक गाइड बुक है हाइड्रोपोनिक खाद्य उत्पादन पर, उस पर आधारित है। हाँ, काफी विस्तृत गाइड है वो। तो हमारा मकसद है कि हम इन अलग अलग ग्रोइंग मीडिया को समझें, क्या है ये, इनकी क्या खूबियां हैं, क्या कमियां, और कौन सा मीडिया किस हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए फिट बैठता है, ये जानना भी जरूरी है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये ग्रोइंग मीडिया आखिर है क्या? बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये कोई भी ऐसा पदार्थ है, ज्यादातर निष्क्रिय या इनर्ट, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स में जड़ों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। निष्क्रिय, इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद से कोई पोषण नहीं देता, वो तो हम पोषक घोल, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से देते हैं। बिल्कुल, इसका अपना कोई पोषक मूल्य नहीं होता या बहुत कम होता है। तो इसका काम बस जड़ों को पकड़ के रखना है और हवा देना। हाँ, जड़ों को पकड़ना, उन्हें भौतिक सहारा देना, हवा यानी ऑक्सीजन पहुंचाना और पानी और पोषक घोल को जड़ों तक पहुंचाना। अच्छा, तो ये मिट्टी वाले कई काम कर देता है, पर बिना मिट्टी के। सही कहा, इसीलिए तो हाइड्रोपोनिक्स को अक्सर सॉइललेस कल्चर भी कहते हैं। सॉइललेस कल्चर, हाँ सुना है ये टर्म। क्योंकि ज्यादातर तरीकों में किसी न किसी किस्म का मीडिया तो इस्तेमाल होता ही है। वो सिस्टम जो सिर्फ पानी में पौधे उगाते हैं, उन्हें तकनीकी तौर पर ट्रू हाइड्रोपोनिक्स कह सकते हैं। इस गाइड बुक में तो करिकले के मीडिया का जिक्र है। मैंने लिस्ट देखी, रॉकवोल, कोकोक्वायर, पर्लाइट, वर्मिक्यूलाइट, बजरी, रेत, अरे बाप रे, बुरादा, चावल की भूसी भी। हाँ, लिस्ट लंबी है, विकल्प बहुत है। और सही चुनना फिर बहुत जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं देखना कि सस्ता क्या है या आसानी से क्या मिल रहा है। मीडिया के भौतिक और रासायनिक गुण, वो बहुत मायने रखते हैं। भौतिक गुण जैसे कितना भारी है या उसके दाने कितने बड़े हैं, ये सब। हाँ बिल्कुल, कणों का आकार कैसा है, ये सीधे सीधे पानी की निकासी मतलब ड्रेनेज और हवा के आने जाने एरेशन पर असर डालता है। फिर वो मजबूत है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आसानी से टूटकर सिस्टम को ब्लॉक कर दे। हाँ, ये भी दिक्कत हो सकती है। उसका आकार कैसा है, बहुत नुकीला तो नहीं, हल्का है या भारी, ये सब देखना पड़ता है। और रासायनिक गुण, उसमें क्या देखना होता है? क्या ये पानी का पीएच बदल सकता है? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। कुछ मीडिया, मान लीजिए बजरी या रेत जिसमें चूना पत्थर हो, वो पानी की पीएच को बढ़ा सकते हैं, उसे अल्कलाइन बना सकते हैं। और उससे पोषक तत्वों लेने में दिक्कत आए भी पौधों को। बिल्कुल, ज्यादातर पोषक तत्व एक खास पीएच रेंज में ही घुलते हैं। पीएच गड़बड़ाया तो पौधे उन्हें ले नहीं पाएंगे। इसीलिए आग्नेय चट्टानों मतलब इग्नियस रॉक्स से बनी बजरी या रेत बेहतर मानी जाती है। अच्छा, और एक और चीज थी, धनायन विनिमय क्षमता, CEC, ये क्या बला है? हाँ, CEC यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। सुनने में भारी लगता है पर है आसान। बताइए। देखिए, पोषक तत्व अक्सर धनायन मतलब पॉजिटिव आयंस के रूप में होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। CEC का मतलब है कि मीडिया इन पोषक आयनों को कितनी मजबूती से पकड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर जड़ों को दे सकता है। ओह, तो ये एक तरह का बफर जैसा हुआ, पोषक तत्वों का छोटा सा स्टोर। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। जैसे वर्मिकुलाइट है, उसमें CEC होती है, तो वो कुछ पोषक तत्व पकड़ कर रख सकता है। और परलाइट? परलाइट में CEC लगभग नहीं होती, तो उसमें आप जो पोषक तत्व देंगे वो या तो पौधा तुरंत ले लेगा या फिर वो बह जाएंगे। मतलब परलाइट के साथ ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि पोषक घोल सही मात्रा में और लगातार मिलता रहे। बिल्कुल, CEC होने से थोड़ी गुंजाइश मिल जाती है, एक सेफ्टी नेट जैसा। समझ गई। और क्या कोई और रासायनिक खतरा भी हो सकता है, जैसे कोई जहरीलापन? हाँ, हो सकता है। जैसे कोकोक्वायर है या समुद्री रेत, इनमें नमक मतलब सोडियम क्लोराइड ज्यादा हो सकता है। तो उसे धोना पड़ेगा। हाँ, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह लीचिंग करनी पड़ती है, मतलब पानी से धो के नमक निकालना पड़ता है। कुछ लकड़ी के बुरादे होते हैं, उनमें प्राकृतिक रसायन हो सकते हैं जो पौधों के लिए जहरीले हों, तो स्रोत जानना जरूरी है। और इन सब के बीच पानी रोकने की क्षमता और हवा देने की क्षमता,
इसका संतुलन साधना सबसे जरूरी लगता है। बिल्कुल सही। जड़ों को सांस भी लेनी है और पानी भी पीना है, यही सबसे मुश्किल संतुलन है। ज्यादा पानी तो जड़ें गल जाएंगी। और कम पानी हुआ तो पौधा सूख जाएगा। हर मीडिया का अपना एक अलग संतुलन होता है। और आपने कहा लगभग सभी को इस्तेमाल से पहले धोना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। धूल, मिट्टी या कोई और अशुद्धि हो सकती है, धोने से वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई बुनियादी बातें। अब जरा कुछ सबसे पॉपुलर मीडिया पर बात करते हैं। रॉक वूल से शुरू करें, ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, रॉकवूल खासकर व्यावसायिक हाइड्रोपोनिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये बनता है पिघली हुई बेसाल्ट चट्टान, कोक और चूना पत्थर से। इनको पिघलाकर फिर फाइबर जैसा बनाया जाता है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एकदम निष्क्रिय मतलब इनर्ट और रोगाणुहीन मतलब स्टेराइल होता है। इसमें न कोई बीमारी होती है न खरपतवार के बीज। और पानी और हवा के मामले में कैसा है? पानी सोखने की क्षमता तो कमाल की है इसकी। अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। लेकिन इसकी बनावट ऐसी है कि इसमें हवा के लिए भी खूब जगह रहती है। ये क्यूब्स और ब्लॉक्स में आता है ना? हाँ, छोटे क्यूब्स आते हैं बीज उगाने के लिए, फिर उन्हें थोड़े बड़े ब्लॉक्स में डाल देते हैं। और जो बड़ी फसलें हैं जैसे टमाटर या खीरे, वो अक्सर लंबे स्लैब्स पर उगाई जाती हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। कोई कमी भी है इसमें? दो मुख्य बातें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो इसका पीएच शुरू में थोड़ा ज्यादा मतलब एल्कलाइन होता है, करीब 7.8 के आसपास। तो उसे ठीक करना पड़ता होगा। हाँ, इस्तेमाल से पहले इसे पोषक घोल या हल्के एसिड वाले पानी में भिगोना पड़ता है ताकि पीएच 5.5 से 6.0 के बीच आ जाए। और दूसरी बात है इसका निपटान मतलब डिस्पोजल। ये प्राकृतिक रूप से गलता नहीं है, टूटता नहीं है, तो इसके इस्तेमाल के बाद इसे फेंकने को लेकर थोड़ी पर्यावरणीय चिंताएं हैं। ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, अब आते हैं कोको कॉयर पर। ये नारियल की भूसी से बनता है। ये ज्यादा टिकाऊ लगता है सुनने में। हाँ, ये नारियल उद्योग का एक सह उत्पाद है। नारियल के रेशे निकालने के बाद जो बचता है ना, उसी से बनता है ये। तो हाँ, ये एक तरह से वेस्ट का इस्तेमाल है, इसलिए टिकाऊ विकल्प माना जाता है। और ये आजकल काफी पॉपुलर भी हो रहा है। बिल्कुल। इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें हवा की जगह मतलब एरेशन अक्सर पीट मॉस से भी बेहतर होती है। और इसका पीएच भी काफी अच्छा होता है, पौधों के लिए बिल्कुल सही, करीब 5.7 से 6.3 के बीच। पानी सोखने में कैसा है ये, रॉकवूल जैसा? पानी सोखता तो अच्छा है पर रॉकवूल जितना नहीं। और ये अच्छी बात है क्योंकि इससे हवा ज्यादा रहती है। इसके अलग अलग ग्रेड आते हैं। ग्रेड्स मतलब उसमें बारीक बुरादा, पित्त और रेशे फाइबर का अनुपात अलग अलग होता है। जितने ज्यादा रेशे उतनी ज्यादा हवा। गाइड बुक में फोर्टेको के कुछ ग्रेड्स का जिक्र था, बेसिक, पावर, प्रॉफिट, मैक्सिमम, जिनमें हवा की मात्रा 20% से लेकर 40% तक होती है। अच्छा, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे बड़ा कंसर्न होगा नमक का, सोडियम क्लोराइड, खासकर अगर नारियल समुद्र किनारे के इलाके से आया हो। तो फिर तो या तो अच्छी क्वालिटी का पहले से धुला हुआ प्री वॉश कोको कॉर खरीदें, या फिर इस्तेमाल करने से पहले खुद उसे अच्छी तरह से पानी से धोएं, मतलब लीच करें। ये ईटो जैसा भी आता है ना, जिसे पानी में फुलाना पड़ता है? यहाँ ब्रिग्स में आता है, तैयार बैग या स्लैब में भी आता है, और खुला भी मिलता है। अक्सर इसे परलाइट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं ताकि हवा और निकासी और अच्छी हो जाए। तो अगर रॉकवूल और कोको कॉयर में चुनना हो तो रॉकवूल ज्यादा साफ सुथरा कंट्रोल्ड लगता है और कोको कॉयर ज्यादा इको फ्रेंडली। हाँ, मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। रॉकवूल आपको एक तरह से बिल्कुल साफ स्लेट देता है, लेकिन उसका निपटान एक मुद्दा है। कोको कॉयर टिकाऊ है, पर आपको उसके स्रोत और नमक की मात्रा पर ध्यान देना होगा। आपकी प्राथमिकता क्या है, ये जरूरी है। बिल्कुल। अगला है परलाइट। ये सफेद हल्के फुल्के दाने, ये तो मैंने गमलों की मिट्टी में भी देखे। हाँ, वही है ये।
परलाइट बनता है ज्वालामुखी की एक खास चट्टान सिलिशियस रॉक को बहुत तेज गर्म करके। वो गर्मी से पॉपकॉर्न की तरह फूल जाती है। इसीलिए इतनी हल्की होती है। हाँ, बेहद हल्की, रोगाणुहीन होती है, पीएच भी न्यूट्रल होता है और इसमें ना तो सीईसी होती है ना ही ये पानी ज्यादा रोकती है। तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? पानी नहीं रोकती, पोषक तत्व में ही पकड़ती। हाँ, इसका सबसे बड़ा योगदान है हवा का संचार बढ़ाना, एरेशन। क्योंकि ये दाने सख्त होते हैं और दबते नहीं हैं, ये मिश्रण को खुला खुला और हवादार रखते हैं। अच्छा, तो इसे अकेले कम इस्तेमाल करते होंगे? हाँ, ज्यादातर इसे दूसरे मीडिया के साथ मिलाते हैं जो पानी ज्यादा रोकते हैं, जैसे कोको कॉयर या पीट मॉस। परलाइट मिलाने से उस मिश्रण में हवा की कमी नहीं होती। महीन दाने वाला परलाइट बीज उगाने में भी काम आता है। और वर्मिक्यूलाइट? ये भी हल्का होता है, पर परलाइट से अलग है शायद। हाँ, बहुत अच्छी होती है। ओह, और जैसा हमने पहले बात की थी, इसमें सीईसी भी होती है। ये पौधों को थोड़ा पोटेशियम और मैग्नीशियम भी दे सकता है। तो ये पानी रोकने में एक्सपर्ट है। इसमें क्या ध्यान रखना है? सबसे जरूरी बात, गीला होने पर इसे दबाना नहीं है। इसकी जो परतदार बनावट होती है वो दबने से खराब हो जाती है और फिर हवा की जगह नहीं बचती। ये बीज उगाने या कटिंग लगाने के मिक्सचर में बहुत अच्छा काम करता है, जहां आपको नमी बनाए रखनी हो। अब आते हैं क्ले पेबल्स पर। LECA भी कहते हैं इन्हें। हाँ, ये गोल गोल भूरे रंग के पत्थर जैसे। हाँ, LECA यानी लाइट वेट एक्सपैंडेड क्ले एग्रीगेट। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। मिट्टी को भट्टी में बहुत ऊंचे तापमान पर पकाकर ये गोलियां या पेबल्स बनाए जाते हैं। और ये हल्के होते हैं। हाँ, हल्के होते हैं, गोल होते हैं और अंदर से झरझरे मतलब पोरस होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है पानी की जबरदस्त निकासी और हवा का बेहतरीन संचार। लेकिन पानी कम रोकते होंगे फिर? हाँ, पानी बहुत कम रोकते हैं। तो ये किन सिस्टम के लिए अच्छे हैं, जहां पानी बार बार आता जाता हो? बिल्कुल, ये एब एंड फ्लो सिस्टम, जिसे फ्लड एंड ड्रेन भी कहते हैं, उसके लिए बहुत पॉपुलर है। पानी आसानी से भरता है और पूरी तरह निकल जाता है। डीप वाटर कल्चर में भी देखा है मैंने इनका इस्तेमाल। हाँ, उसमें पौधों को नेट पॉट में सहारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इनकी एक और अच्छी बात है कि ये बहुत टिकाऊ होते हैं। आप इन्हें धोकर स्टेरिलाइज करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि पानी कम रोकते हैं, तो सिंचाई का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने कुछ मुखिया आजकल चलने वाले मीडिया की बात की, क्या वो पुराने वाले जैसे रेत या बजरी, उनका भी जिक्र कर लें संक्षेप में? हाँ, क्यों नहीं। रेत और बजरी हाइड्रोपोलिस की शुरुआती दिनों में काफी इस्तेमाल होते थे। इनमें पानी की निकासी तो अच्छी होती है, पर पानी रुकता बहुत कम है। और पीएच वाली दिक्कत भी थी इनमें। हाँ, अगर चूना पत्थर वाली रेत या बजरी हुई तो पीएच बढ़ जाता है। रेत में बहुत बारीक कण नहीं होने चाहिए, वरना वो जम जाती है। और दोनों को इस्तेमाल से पहले धोना बहुत जरूरी होता है। आजकल कम इस्तेमाल होते होंगे ये? हाँ, क्योंकि इनमें पानी और पोषक तत्व बहुत जल्दी जल्दी देने पड़ते हैं, ज्यादा मेहनत लगती है। और बुरादा, सॉडस्ट, उसका भी नाम था लिस्ट में। बुरादा भी पहले इस्तेमाल होता था, खासकर उन इलाकों में जहां लकड़ी का काम ज्यादा होता था, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया में। लेकिन इसमें भी दिक्कतें होंगी। हाँ, एक तो ये कि कौन सी लकड़ी का बुरादा है, ये बहुत जरूरी है। कुछ लकड़ियों जैसे देवदार का बुरादा पौधों के लिए जहरीला हो सकता है। दूसरा, ये समय के साथ गल जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। इसमें नमक या दूसरे रसायन भी हो सकते हैं और इसके कणों का आकार एक जैसा रखना मुश्किल होता है। तो आजकल जब रॉक वुल और कोको कॉयर जैसे स्टैंडर्डाइज्ड विकल्प मौजूद हैं, तो बुरादे का इस्तेमाल लगभग न के बराबर है। और चावल की भूसी? राइस हल्स? चावल की भूसी हल्की होती है, गलती भी बहुत धीरे धीरे है और पीएच भी न्यूट्रल होता है। इसका मुख्य काम है मिश्रण में हवा बढ़ाना। तो इसे भी मिलाते होंगे? हाँ, जैसे कोको कॉयर या पीट मॉस में करीब 20% तक मिलाकर हवा का संचार बेहतर करते हैं। अकेले इस्तेमाल करें तो पानी का मैनेजमेंट बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, तो इतने सारे विकल्प देख लिए हमने। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा मीडिया किस हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए बेस्ट है? कोई आसान सा नियम है? देखिए, कोई एक फिट फॉर ऑल नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं। ये इस पे निर्भर करता है कि आपका सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे NFT है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। उसमें तो जड़ों पर पोषक घोल की बस एक पतली सी फिल्म बहती रहती है। हाँ, उसमें तो मीडिया की ज्यादा जरूरत ही नहीं लगती। बिल्कुल, बस पौधे को शुरू में सहारा देने के लिए एक छोटा सा रॉकवूल क्यूब या OSS क्यूब काफी होता है। जड़ें तो पानी में ही रहती हैं ज्यादातर। और एब एंड फ्लो, जिसमें पानी भरता है और फिर निकल जाता है, फ्लड एंड ड्रेन। उसके लिए ऐसा मीडिया चाहिए जो पानी को तेजी से निकाल दे, ताकि जड़ें डूबी न रहें, पर थोड़ी नमी भी बनाए रखे। तो लेका, क्ले पेबल्स? हाँ, लेका इसके लिए परफेक्ट है। पानी आया गया, हवा भी खूब। मोटे कणों वाली बजरी या रॉकवूल के बड़े ब्लॉक्स भी चल सकते हैं। और ड्रिप सिस्टम,
जिनमें ऊपर से पानी टपकता है। हाँ, वो तो काफी आम है। हाँ, ड्रिप सिस्टम बहुत वर्सेटाइल होते हैं। इन्हें आप बैग में, स्लैब में, गमलों में, क्यारियों में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें कई तरह के मीडिया चल जाते होंगे। बिल्कुल। रॉकवुल स्लैब बहुत कॉमन है। कोकोक्वायर खासकर परलाइट के साथ मिलावा बहुत अच्छा चलता है। परलाइट और वर्मिकुलाइट के मिक्सचर भी चलते हैं। सही मैनेजमेंट हो तो रेत या बजरी भी इस्तेमाल हो सकती है। मीडिया का चुनाव फिर ये तय करेगा कि पानी कितनी बार देना है। हाँ, जो मीडिया ज्यादा पानी सोखता है जैसे कोकोक्वायर, उसमें शायद दिन में 1 या 2 बार सिंचाई काफी हो। जो तेजी से सूखता है जैसे परलाइट या एलईसीए, उसमें शायद ज्यादा बार पानी देना पड़े। और वो सिस्टम जिनमें जड़ें सीधे पानी में या हवा में रहती हैं, जैसे डीप वाटर कल्चर या एरोपोनिक्स, उनमें तो असल में ग्रोइंग मीडिया होता ही नहीं है। मतलब जड़ों के लिए पौधे को सहारा देने के लिए नेट पॉट में थोड़ा लेका या रॉकवुल क्यूब डाल सकते हैं, पर जड़ें तो सीधे पोषक घोल या पोषक धुंध मिस्ट के संपर्क में रहती हैं। एक और जरूरी बात, मीडिया को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले साफ करना, स्टेरिलाइजेशन, ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी हो सकता है, खासकर अगर आपकी पिछली फसल में कोई बीमारी आई थी। अच्छा। जो मीडिया बार बार इस्तेमाल होते हैं जैसे लेका या बजरी, उनमें फफूंदी या निमाटोड जैसे रोग फैलाने वाले जीव पनप सकते हैं। रॉकवुल और कोकोक्वायर का क्या? वो आमतौर पर हर फसल के लिए नए ही इस्तेमाल होते हैं। हालांकि कुछ लोग बड़े रॉकवुल ब्लॉक्स को स्टेरलाइज करके दोबारा यूज करने की कोशिश करते हैं, पर ज्यादातर नया ही लेते हैं। स्टरलाइज करते कैसे? क्या ये घर पर हो सकता है? बड़े पैमाने पर कमर्शियली भाप यानी स्टीम का इस्तेमाल सबसे आम है। कभी-कभी पूरी तरह स्टेरलाइज करने के बजाय पास्चुराइजेशन करते हैं, मतलब थोड़े कम तापमान पर, ताकि कुछ अच्छे वाले सूक्ष्मजीव बच जाएं। कुछ केमिकल भी इस्तेमाल होते हैं, पर वो खतरनाक हो सकते हैं। घर पर अगर छोटे स्केल पर करना हो तो लेका या बजरी को उबलते पानी से धो सकते हैं या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाइड्रोपोनिक्स में कामयाबी के लिए सही ग्रोइंग मीडिया चुनना बहुत बहुत अहम है। बिल्कुल, ये सिर्फ जड़ों को टिकाने की जगह नहीं है, ये पानी, पोषक तत्व और ऑक्सीजन, इन तीनों के मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम है। और आपको अपनी फसल, अपने सिस्टम, अपने माहौल के हिसाब से वो मीडिया चुनना है जो पानी रोकने और हवा देने का सही संतुलन दे। एकदम सही। और हाँ, वो बात जो आपने शुरू में कही थी और बीच में भी दोहराई कि लगभग किसी भी मीडिया को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोना जरूरी है, धूल हटाने के लिए, नमक हटाने के लिए। हाँ, ये छोटा सा स्टेप लग सकता है, पर ये पौधों की सेहत पर बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही बात है। अब अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे कोकोक्वायर जैसे टिकाऊ वेस्ट से बने मीडिया का चलन बढ़ रहा है। हाँ। भविष्य में क्या हो सकता है? क्या हम ऐसे स्मार्ट मीडिया की उम्मीद कर सकते हैं? मान लीजिए ऐसा मीडिया जिसमें सेंसर लगे हों। सेंसर मतलब? तो वो सेंसर हमें लगातार बताएं कि जड़ों के पास नमी कितनी है, तापमान कितना है, पोषक तत्वों का लेवल क्या है, बिल्कुल सटीक जानकारी। अरे वाह। या फिर शायद ऐसा मीडिया जो जरूरत पड़ने पर खुद ही धीरे धीरे पोषक तत्व रिलीज करे। ये तो कमाल हो जाएगा, मतलब मीडिया ही इंटेलिजेंट हो जाए। हाँ, सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी इसे कहां तक ले जा सकती है। बिल्कुल, ये तो हाइड्रोपोनिक्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। बहुत दिलचस्प। आज इस गहरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। द डीप डाइव में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।